हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग एक शानदार जानदार टॉपिक को समझने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। तो डायनमो शॉर्ट नेम है और लॉन्ग नेम इसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं, ठीक ना। इस चीज़ से यानी इस टॉपिक से कभी कभी आपको एक नंबर में क्वेश्चंस पूछ जाता है। अब एक नंबर में क्वेश्चंस क्या पूछेगा, क्या लॉन्ग में पूछा जाएगा। आज हम सभी लोग इन सभी चीज़ों पर बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते भाई आज की अपनी क्लास को और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या कैसे सीखना है। तो पहले हमारा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ना, वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला या क्रिया करने वाला एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है पहला कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किस क्रिया पर आधारित है। ये आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो शब्द हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है या किस क्रिया पर आधारित है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह काम क्या करता है, इसका जो काम है वह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। काम क्या हुआ इसका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और यही जो दो मेन पॉइंट हैं, यही दोनों मेन पॉइंट को मिला करके यही इसकी डायनमो की परिभाषा हो गई। कोई आपसे पूछे डायनमो है क्या, तो आप क्या बताओगे कि डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो डायनमो कितने प्रकार का होता है, तो डायनमो दो प्रकार का होता है। अब ये प्रकार जो है इसके काम पर आधारित है कि अगर यह प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए यूज किया जा रहा है तो यह बन जाएगा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, और अगर यह दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए यूज किया जा रहा है तो यह बन जाएगा दिष्ट धारा डायनमो। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनमो का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके यूज पर इसके टाइप्स हो गए। इसके टाइप्स किस पर हो गए, इसके यूज पर हो गए। अगर ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करेगा तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, और अगर ये दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, दिष्ट धारा डायनमो बन जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ आप लोग इसकी परिभाषा में लिखेंगे। अब कोई भी चीज़ अगर यंत्र है उसकी पहले हम लोग परिभाषा जान जाते हैं कि ये यंत्र है क्या। अब ये यंत्र है क्या, उसके बाद हमारी उत्सुकता बनती है कि बढ़ती है कि हम इस जाने कि ये यंत्र कैसे काम करता है। ठीक है, ये यंत्र कैसे काम करता है। तो अब अगर हम काम की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत कैसे कैसे है, तो इसके सिद्धांत की बात करें तो आपने देखा पहले कि यह जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा तो अच्छे से पता ही है। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा क्या भाई आपको पता है कि जब एक समान कोई चुम्बकीय क्षेत्र हो, उस एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में कोई हम कुंडली को, बंद कुंडली को ले जाएं और बंद कुंडली को ले जा करके उसको तेजी से घुमाएं। घुमाने से क्या होता है कि जो कुंडली से चुंबकीय बल रेखा गुजरेंगे, उसके चुंबकीय बल रेखा जब गुजरेंगी तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, और जब उसको घुमाया जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में एक धारा बहती है और उस धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग तो बहुत पहले सीखे हुए हैं, है ना। इसको हम लोग क्या किए, बहुत पहले सीखे हुए हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और जिससे एक धारा बहेगी। ठीक है, अब वो चीज़ जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है उसी से हम यहाँ पे इसका क्या बना देंगे, इसका सिद्धांत बना देंगे। अब देखो सिद्धांत हमने क्या लिखा है,
जब किसी बंद कुंडली को, अच्छा बंद कुंडली, अगर बंद कुंडली रहेगी तभी तो उसमें धारा उत्पन्न होगा। अगर कुंडली बंद नहीं रहेगी तो केवल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। धारा को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए हमको? बंद कुंडली चाहिए। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, भैया जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं। फ्लक्स उत्पन्न होगा लेकिन फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होगा? जब कुंडली को घुमाया जाएगा, ठीक ना। जब कुंडली को घुमाएंगे तभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अदरवाइज फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। बस क्या होगा? केवल चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। अपने को क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए। अपने को क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए, ठीक है। तो घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन कब होता है? जब कुंडली को जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उसको तेजी से घुमाया जाता है तब, ठीक है, जिससे कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। अच्छा, अब तो वैद्युत धारा प्रेरित हो गई। अब क्या ये वैद्युत धारा बार बार प्रेरित होती रहेगी? कब तक प्रेरित होती रहेगी? जब तक हम लोग कुंडली को घुमाते रहेंगे। और कुंडली कैसे घूमेगी? हम जब बाहर से कोई कार्य करेंगे तो कुंडली को घुमाने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। कुंडली को घुमाने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य हम लोग करते हैं वही कार्य से हमें क्या मिलती है? वैद्युत ऊर्जा मिलती है। तो वैद्युत ऊर्जा हमें कुंडली से कब मिल रही है? जब हम लोग कुंडली को घुमाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे कुंडली घूम रही है। जब कुंडली घूम रही है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है, और वही धारा हमको चाहिए। और यही काम, जैसे नहीं हमने क्या किया? कुंडली को घुमाने में कार्य किया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा दिया, और यांत्रिक ऊर्जा से हमको क्या मिल गया? वैद्युत ऊर्जा मिल गया, ठीक है। इसीलिए जो है इसको यह काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। हमने जो कार्य किया, क्या कार्य किया? कुंडली को घुमाने के लिए, वह कार्य क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और उस यांत्रिक ऊर्जा से हमको क्या मिला? विद्युत ऊर्जा मिल गया, ठीक है। यह हो गया क्या हमारा? कि घुमाने में किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है, ठीक ना। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही, यानी वही किया गया कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है, और वह यांत्रिक ऊर्जा से हमें क्या मिला? वैद्युत ऊर्जा मिल गया, ठीक है। तो आपको ये रट्टा तो मानना नहीं पड़ेगा ना कि किया गया कार्य मतलब क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से हमको क्या मिल रहा है? विद्युत ऊर्जा। तो यह कौन सा यंत्र कहलाएगा? डायनमो कहलाएगा, ठीक है। डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इसका रचना को समझते हैं। इसकी रचना में इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, और तीसरा होता है सर्पी वलय तथा ब्रूस। अब ये क्षेत्र चुंबक क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, ये सर्पी वलय तथा ब्रूस क्या होता है, अब हम एक डायनमो का फिगर बनाएंगे, और उस फिगर के माध्यम से आपको ये जो परिभाषाएं हैं, यानी इसकी रचना वाली क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और सर्पी वलय तथा ब्रूस, उसके साथ साथ इसकी जो कार्यविधि है, यानी ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को हम लोग फिगर के माध्यम से बढ़िया से समझ सकते हैं। अब जो फिगर बनेगा उस फिगर को आपको रट्टा नहीं मारना है। फिगर के माध्यम से हमको क्रियाविधि जो हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको इन सभी चीज़ों की परिभाषा, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय तथा ब्रूस, इसकी परिभाषा को रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है। अगर हम लोग समझ गए और इतनी चीज़ें जो हमने आपको समझाया ये तो एकदम जुबान पे याद हो गया होगा कि कुछ है ही नहीं है कि यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोनो बंद कुंडली है, और बंद कुंडली को जितना तेजी से घुमाएंगे उसके फ्लक्स के मान में उतने परिवर्तन होगा। अब वही फ्लक्स के मान में परिवर्तन से हमको प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये सब चीज़ें तो हमको एकदम पहले से याद है, बस यहाँ पे ये चीज़ इस सिद्धांत पे आधारित है, ये हमको आपको बताना था। लेकिन अब अगर आपको इसको याद करने के बाद इसको तो एकदम नहीं याद करना है, इसको हमें क्या करना है, जो फिगर बनेगा उस फिगर के माध्यम से हमें समझना है, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो हमको छाप कराना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, और फिगर के माध्यम से आपको इसकी रचना और इसकी कार्यविधि को समझाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग वहाँ से समझिएगा, एकदम रट्टा इसको मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिगर बनाते भाई। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो का एक फिगर बनाया हुआ है। अब इस फिगर के माध्यम से ना हम इसकी जो रचना है, रचना में कितने भाग थे, 3 भाग थे। कौन कौन से थे,
एक था क्षेत्र चुंबक, दूसरा था आर्मेचर और तीसरा था सर्पी वलय तथा ब्रूस। अब इस चीज़ों को हम लोग एकदम चित्र के माध्यम से समझते हैं और 1% यहाँ पे आपको रट्टा मारने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिगर देख लो क्या है भाई, ये हमारा एक चुंबक, मतलब कोई एक चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, एन और एस। तो ये कोई चुंबक हमारा हो गया एन एस। ये हमारी कोई आर्मेचर कुंडली है, ये हमारी क्या है, कोई आर्मेचर कुंडली है। और आर्मेचर कुंडली से यहाँ पे एक हमारा सर्पी वलय लगा हुआ है, यहाँ पे एक सर्पी वलय, और इस सर्पी वलय से हमारे 2 ब्रूस लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा जब आती है तो ये हमारा बल्ब जो है जगमगा उठता है, ठीक है। अब ये बल्ब कैसे जगमगा उठता है, इसमें कैसे प्रत्यावर्ती धारा आती है, इसी चीज़ को हमको क्या है, बहुत ही बारीकी से समझना है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया से समझ जाओगे। पहले तो हम लोग इसकी रचना को समझ लेते हैं ना। इसकी रचना में कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग। क्षेत्र चुंबक, तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग क्षेत्र चुंबक, और इसकी परिभाषा को मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग को केवल लिख लेना है। बाकी ना तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और ना तो आपको यहाँ पे रट्टा मारने की कोनो ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखो ये क्षेत्र चुंबक है क्या, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक एन एस होता है। देखो दिख भी रहा है एन एस। भाई शक्तिशाली नहीं रहेगा तो कैसी कुंडली को घुमाने के लिए इतना चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न करेगा, चुंबकीय बल रेखा उसको उत्पन्न करना है ना, तो शक्तिशाली तो होना पड़ेगा। तो हमारा क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक एन एस होता है, जिसका काम क्या होता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। जब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या निकलेंगे, चुंबकीय बल रेखा, और वह चुंबकीय बल रेखा किससे गुजरेंगी, इस कुंडली से होकर गुजरेंगी। वह चुंबकीय बल रेखा किससे गुजरेंगी, इस कुंडली से होकर गुजरेंगी। तो आपको लिखना क्या है, यह एक शक्तिशाली चुंबक एन एस होता है, जिसका काम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, जिसका काम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। लिख लोगे ना परिभाषा क्षेत्र चुंबक की। अब आते हैं आर्मेचर। ये जो आर्मेचर कुंडली है ना, यह आर्मेचर कुंडली एक तांबे के तार के अनेक फेरों से लपेटकर एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक ना। ऐसे समझो भाई, मैं आपको कॉपी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपको कॉपी ये जो दिख रही है, ये आयताकार दिख रही है एकदम ना पूरा, इसे लड़की लड़का मत देखो, ठीक ना। इस कुंडली को देखो, आयताकार कुंडली है। अब चलो तुम लोग को ज़्यादा इस पर नज़र पड़ रही है ना, इस पर देखो, ये कोई आयताकार कुंडली है। अब इस आयताकार कुंडली में क्या है, तार के अनेक फेरे हैं, ठीक है ना। इसको तार के अनेक फेरे लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई गई है, और इसका नाम क्या रखा गया है, ABCD। अब परिभाषा में क्या लिखोगे, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली, एक दो फेरा नहीं होता है, अनेकों फेरा होता है, अनेकों फेरों वाली या अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो आपको दिख रहा है ABC। देखो यह है ना, यह आयताकार कुंडली है कि नहीं, एकदम है। कितने फेरे इसमें, बहुत सारे फेरे हैं, तो अनेक फेरा। यह तांबे, और किसके फेरे होते हैं, तांबे के तार के। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली बनी एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच, देखो ये चुंबक पहला, इसका ध्रुव N और इसका ध्रुव S, N S ध्रुव के बीच में हो गया। इस N S ध्रुवों के बीच में, यह चुंबक के ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक किसी साधन के माध्यम से घुमाई जाती है। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक किसी साधन के माध्यम से घुमाई जाती है। कौनो साधन होता है जिससे क्या करी, कुंडली को बार बार तेजी से खूब घुमाया जा रहा है, ठीक है। अब आता है इसका सर्पी वलय और ब्रूस क्या होता है। सर्पी वलय को समझते भाई। सर्पी वलय देखो क्या हो जाएगा, आपने क्षेत्र चुंबक समझा, आपने आर्मेचर समझा, अब क्या समझोगे आप लोग, सर्पी वलय क्या होता है। सर्पी वलय था ब्रूस क्या हो जाएगा, इसको समझ लेते भैया। सर्पी वलय था ब्रूस, हेडिंग डाल लो और उसके नीचे भी लिखना, पहले समझ लो एक बात तब लिखवाते हैं। अब देखो ये कुंडली का, ये कुंडली हो गई, इसके कुंडली कितने सिरे हो गए, एक ये 2 सिरे। कुंडली के सिरों, चाहे कुंडली के 2 सिरा को, चाहे कुंडली के सिरों को, कुंडली के सिरों को तांबे के ना, तांबा होता है, तांबे के 2 छल्ले, देखो पहला छल्ला ये है और दूसरा छल्ला ये है। कुंडली के सिरों को तांबे के छल्लों से जोड़ दिया जाता है, या तांबे के 2 छल्ले से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कुंडली के सिरों को तांबे के 2 छल्लों से जोड़ दिया जाता है,
और ये दोनों छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते बाबा, ठीक है। ये दोनों छल्ले एक दूसरे को टच कर रहे हैं नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों में एक बहुत ज़्यादा गैप है, तो गैप की वजह से ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तथा कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते रहते हैं। जैसे ये कुंडली हो गई, कुंडली ऐसे घूम रही है, तो कुंडली पे ये जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्या हो रहा है? घूम रहा है। नंबर क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये अपना जो का है सर्पी वलय, ये भी क्या हो रहा है? कुंडली के साथ उसी अक्ष में घूमता रहता है। तो आप मिला जुला के क्या लिख लोगे? क्या लिखो भाई? कुंडली के सिरों को, कुंडली के सिरों पर, है ना, कुंडली के सिरों पर तांबे के दो छल्ले लगे होते हैं। कुंडली के सिरों पर तांबे के दो छल्ले लगे होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, इसे सर्पी वलय कहते हैं। और यह कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हमारा क्या है यहाँ पे? ब्रुश है। ब्रुश में क्या लिख देंगे भाई? जो सर्पी वलय यानी जो छल्ले होते हैं, दोनों छल्लों का संबंध, देखो इस छल्लों का संबंध यहाँ से, इस छल्ले का संबंध यहाँ से, दोनों छल्लों का संबंध कार्बन की बनी दो पत्तियों से होता है। किससे? कार्बन की बनी। इस पे तांबे के तार लपेटे गए हैं, ये छल्ला तांबे का है, लेकिन ये जो पत्ती है किसकी है? कार्बन की। तो दोनों छल्लों का संबंध कार्बन की बनी दो पत्तियों से होता है। ठीक है, और ये जो दोनों पत्तियां होती ना, ऐसा नहीं है कि सर्पी वलय घूम रहा है तो ये भी घूमने लगे, ये घूमती नहीं है, ये स्थिर रहती है। ये क्या रहती है? स्थिर रहती है। बल्कि होता क्या है? बल्कि जो सर्पी वलय जो है ना, इसके नीचे फिसलते हुए घूमता है। जैसे ये हो गया, आपको समझो ये हमारा हो गया क्या? ब्रुश। ठीक है, अब इसी के नीचे ये जो हमारी ये जो कुंडली है, ये कुंडली क्या हो रही है? इसी के नीचे फिसलते हुए घूम रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया सर्पी वलय और ब्रुश। अब आता है दोस्तों इसका कार्य विधि, ये कैसे कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में हमको समझना है यहाँ पे। ठीक ना, तो अब ये जानेंगे आप लोग कार्य विधि इसका क्या होता है। कार्य विधि। अब तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि भैया यहाँ पे कुंडली को तो घूमना है। जब तक कुंडली घूमेगी तब तक चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा। अब जब तक चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा तब तक कुंडली से हमें प्रेरित धारा का मान मिलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कुंडली को घुमाना है। अब कुंडली घुमाना कैसे है, यही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये लाइन पहले लिखोगे भाई कार्य विधि में कि जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होने से परिपथ में एक प्रेरित धारा बहती है। ठीक है, अब कुंडली कैसे घूमेगी ये हमको समझना है। चलो भाई वही लाता हूँ आप लोग को ये दर्शन दिखाने के लिए। देख लो भाई, मजा आ रहा है ना। तो ये अब हम क्या करें? कुंडली को घुमाने वाले हैं। जैसे समझो भाई यहाँ पे कुंडली ऐसे स्थिर है, जैसे यहाँ पे कुंडली ऐसे स्थिर है ना, ये हमारी आयताकार कुंडली हो गई। ये समझो ऐसे हमारी एक कुंडली है, ये ऐसे स्थिर है। अब इस कुंडली को क्या किया जा रहा है? ऐसे तेजी से घुमाया जा रहा है, ऐसे तेजी से घुमाया जा रहा है। जब कुंडली को ऐसे तेजी से घुमाएंगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा। अब घुमा कैसे रहे हैं? ऐसे से घुमा रहे हैं। अब लेकिन हमें आपको क्या करना है? बहुत स्लो मोशन में यहाँ पे इस चीज़ को घुमा के समझाने की ज़रूरत है। ये कुंडली जब ऐसे है तो देखो यहाँ पे ए बी ये है, ये भी ये है और ये सी डी है। ठीक है, ए बी ये होगा और सी डी ये होगा। अब जैसे हम इसको घुमाना शुरू करते हैं कि धीरे धीरे हमारी भुजा जो ए बी है वह किधर आ गई? ऊपर। अभी ऐसे ए बी है, ये ए बी ऐसे है और सी डी ये है। देख लो ए बी और ये सी डी ऐसे है। अब हम इसको जैसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा में, जब कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो इसकी जो भुजा ए बी होती है वह भुजा ए बी ऊपर उठती है। भुजा ए बी क्या उठ रही है? ऊपर उठ रही है। और भुजा सी डी नीचे जा रही है। जब इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो भुजा ए बी ऊपर उठती है और भुजा सी डी नीचे जाती है। जब नीचे जाती है इसका मतलब है कुंडली घूम रही है। और हमने बताया आपको जब कुंडली घूमती है तब क्या होगा? चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो एक धारा बहेगी। अब धारा जो बहेगी उसकी दिशा को निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अगर लगाएं तो किसी चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह यन से यस की ओर होता है। यन से यस की ओर हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यन से यस की ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ये देखो हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और ये हमारा अंगूठा, अंगूठा जो कुंडलियों के घूमने की दिशा होती है, ये हमारा दिखाता है प्रेरित धारा की दिशा। तो इस तरीके से जब हम लोग अपने दाएं हाथ के हथेली के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये अंगूठा हमारा चालक की गति की दिशा में, ये हमारा दिखाएगा प्रेरित धारा की दिशा में। तो हमें प्रेरित धारा की दिशा कुछ है ए से बी की ओर प्रवाहित होते हुए हमारा जो है कहाँ पे आएगा, ये वाई में प्रवेश करेगा। ठीक है, ऐसे आते हुए हमारा धारा वाई में प्रवेश करेगा। तो ये कब होगा, जब कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। जब कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो भुजा ए बी ऊपर और सी डी नीचे, भुजा ए बी ऊपर और सी डी नीचे, जिससे एक धारा बहती है और वह धारा जो है आपको चित्र में दिखाया गया कुछ इस तरीके से बह रही है। ठीक है, अच्छा एक चक्कर तो मान लो पूरा हो गया। जब एक चक्कर यहाँ पे ये पूरा हो गया, अब जैसे ये ए बी और ये सी डी था, ऐसे हो गया, यहाँ तक आया। अब जैसे ही यहाँ पे आया, फिर अब ये ऐसे, अब ये क्या हो रहा है, अब ये सी डी ऊपर आ रहा है, अब ये सी डी ऊपर आ रहा है और ए बी नीचे जा रहा है। अब ये सी डी है भाई, अब ये सी डी धीरे धीरे ऐसे ऊपर आ रहा है और जो ए बी ये है, ए बी धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसके पहले आधे चक्कर में क्या हुआ, पहले आधे चक्कर में भुजा ए बी ऊपर आया और सी डी नीचे गया, तब जाकर एक धारा हमें प्रवाहित हुई। लेकिन इसके दूसरे आधे चक्कर में जब भुजा हमारा क्या होता है, सी डी ऊपर और ए बी नीचे होती है, तब परिपथ में हमारी जो धारा बहती है वह इसके विपरीत दिशा में, जो पहले धारा प्रवाहित हुई है उसके विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होती है। तो आपको पता है, जो अगर देखो पहले एक बार अगर इस दिशा में हमें धारा प्रवाहित हुई और अगली बार इसके विपरीत दिशा में ये धारा प्रवाहित हुई, और कुछ इस तरीके से अगर धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। अगर धारा का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, अगर धारा का डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चक्कर के बाद, यानी पहला चक्कर पूरा कंप्लीट होने के लिए 2 बार कुंडली घूमी ना, एक बार आधा फिर आधा, तो आधे चक्कर में प्लस और आधे चक्कर में माइनस, मतलब एक चक्कर में जो पूरा धारा क्या हो रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब धारा चेंज हो रही है। और जहाँ पे धारा चेंज होती है तो वह धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्या, जो डायनमो है वह डायनमो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न कर रहा है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न कर रहा है, तो ये क्या डायनमो क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहलाएगा। ठीक है, इसकी कार्यविधि समझ में आई कुछ। इसकी कार्यविधि बस कुछ नहीं है, बस ये है कि कुंडली घूमेगी, और जब कुंडली घूमेगी तो इससे बद्ध चुंबकीय फलस के मान में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फलस के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसको हमने एक चक्कर को 2 बार लेकर के आधा आधा लेके घुमाया, आधे में चक्कर अलग दिशा में, अगले आधे चक्कर में धारा अलग दिशा में, तो पूरे एक चक्कर में धारा 2 दिशा में प्रवाहित हुई, एक बार प्लस में, दूसरी बार माइनस में। तो हमें ये धारा कौन सी धारा हो गई, प्रत्यावर्ती धारा हो गई। ठीक है, तो ये रहा इसका कार्यविधि। इसकी कार्यविधि को आपको रट्टा नहीं मारना है, इसकी रचना को आपको रट्टा नहीं मारना है। बाकी जो पहले लिखकर मिटा दिया हुआ है वो अगर आपको थोड़ा सा उसको याद कर सकते हो ठीक है, बाकी वो भी आपको रटने की कोनो ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनमो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, और ट्रांसफार्मर पर आधारित जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं उस न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे। ट्रांसफार्मर बहुत ईजी टॉपिक है और उस ट्रांसफार्मर से ज़्यादा उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक ना, ट्रांसफार्मर से ज़्यादा उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हम लोग भली से 2 वीडियो लगे, एक वीडियो हम लोग ट्रांसफार्मर को सीखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो आपको इस चैप्टर की 2 वीडियो और मिलने वाली है, और उस दोनों वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को पूरा खात्मा करेंगे, फिर जाके हम लोग नया चैप्टर का क्या करेंगे, आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलते फिर अगले वीडियो मिलेंगे ना सबको। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।